रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग पढ़ लिख रहे होंगे। तो रिप्रोडक्शन 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 पढ़ते पढ़ते यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ा, फिर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा, फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा। तो अब जाहिर सी बात है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एनसीईआरटी वालों की बनती है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी पढ़ा जाए। ठीक, तो आइए देखते हैं, आज हम लोग बात करते हैं, ब्लैक बुक रिवीजन में आपका स्वागत है। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे। देखिए नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मिनिमम एक क्वेश्चन मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन इसमें आता है और 1-2 क्वेश्चन का वेटेज आपसे अच्छा कौन जानता है। तो इसलिए इस चैप्टर को अवॉइड नहीं करेंगे और इजी भी है यार, थोड़ा पढ़ के मार्क्स मिल रहे हैं तो क्या ही दिक्कत है। ठीक है, आइए देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो जब बात हेल्थ की आती है तो हेल्थ को आप सिंगल टर्म या कुछ प्रॉपर्टी बता के डिफाइन नहीं कर सकते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आप क्या कहेंगे कि जैसे आपके मन में या नॉर्मल जो किसी से पूछेंगे तो वो बताएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो वेल फंक्शनल हों और हेल्दी हों, तो इसलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया। नहीं, जबकि WHO के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनीशन अलग होती है। क्या होती है, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये WHO, जिसका WHO जो डेफिनीशन बताता है, WHO का हेडक्वार्टर जो जिनेवा में होता है। मतलब मोस्ट ऑफ द केस यार अगर कहीं भी पूछे ना, अगर जैसे मान लो नहीं भी पता, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी पूछे, ये मतलब ये बाहर की बातें चल रही है, सोचा बता ही देता हूँ। कहीं भी हेडक्वार्टर पूछे जिनेवा, लगभग जिनेवा, बहुत सारे हेडक्वार्टर जो हैं जिनेवा में होते हैं। तो WHO का भी हेडक्वार्टर जिनेवा में है। तो WHO क्या कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनीशन बताता है, ये लिखा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियरल। मतलब सभी एस्पेक्ट में आप रिप्रोडक्टिव हेल्दी होने चाहिए, यानी फिजिकली, इमोशनली, सोशली, वेलबींग मतलब आपका बिहेवियर, ये सब चीज़ें जब हैं दैट मीन्स दैट इंडिविजुअल इज रिप्रोडक्टिव हेल्दी। ठीक है, ये रहा रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन। देखिए अब इसमें पढ़ना क्या क्या है आपको, इसमें 4-5 पॉइंट पे आपको बेसिकली ध्यान देना है। एक हो आपका RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जिसे फैमिली प्लानिंग के नाम से 1951 में शुरू किया गया था। तो आपको फैमिली प्लानिंग पढ़ना है, जिसको ये पढ़ेंगे। फिर अमीनोसेंटेसिस पढ़ना है, अमीनोसेंटेसिस टेक्निक, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और तीसरा टॉपिक आप पढ़ेंगे कंट्रासेप्शन के बारे में। बहुत सारे नेचुरल होंगे, मेडिकेटेड होंगे, IUDs वगैरह, ये कंट्रासेप्शन पढ़ेंगे। और उसके बाद आप पढ़ेंगे इनफर्टिलिटी में आर्ट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आर्ट। अगर ये 4-5 पॉइंट आपने पढ़ लिया और थोड़ा बहुत पॉपुलेशन के बारे में दिया, ये पढ़ लिया, पूरा चैप्टर एंड हो जाएगा। तो देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ की WHO के अकॉर्डिंग डेफिनीशन मान लो बाय द वे स्टेटमेंट में आ गया, तो आपको याद रखना है विच वन इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मस्ट बी इन टोटल वेलबींग, ऑल एस्पेक्ट में होना चाहिए, दैट इज फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियरल, सोशल हेल्दी होना चाहिए। यानी वो WHO के अकॉर्डिंग ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन है। ये बात रही, ये देख लिया हेल्थ के बारे में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज क्या कहती है। इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री हु इनिशिएटेड द एक्शन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जिसको फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के नाम से शुरू किया गया, जिसे 1951 में भारत पहला ऐसा देश था जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू किया 1951 में। यही बात बाद में चल के RCH, ये देखिए लिखा है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर में बदल गया। तो क्या कहता है, इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट नेशनल टू इनिशिएट द एक्शन नेशनल प्लानिंग प्रोग्राम एट द नेशनल लेवल, कितने 1951 में। इम्प्रूव्ड प्रोग्राम कवरिंग वाइड रिप्रोडक्टिव एरियाज। ठीक है, कौन कौन सा ऑपरेशन नाम चला, RCH के नाम से प्रोग्राम। फिर creating awareness among the people about various reproductive related aspects and providing the facilities to support the building of the reproductive healthy society and was a major task of this program। मतलब इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य क्या था, लोगों को अवेयर करना अबाउट रिप्रोडक्टिव रिलेटेड इशूज और सोसाइटी को रिप्रोडक्टिव हेल्दी बनाना, यही इसका मेजर टास्क था। यानी यही फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का उद्देश्य था, जो बाद में RCH बना। ठीक है, आइए देखते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। अब देखिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब तगड़ा बता रहा है कि एकदम पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है। अब आप देख ही रहे हैं कि कितना तेज़ी से पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है। तो कैसे कैसे हुई, कुछ डेटा आपको याद रखना है थोड़ा बहुत, मान लीजिए अगर आ गया। देखिए पहले वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करते हैं। वर्ल्ड
वर्ल्ड में पॉपुलेशन का क्या स्टेटस रहा है अकॉर्डिंग टू सेंसस रिपोर्ट होती है, पॉपुलेशन जनगणना जो होती है, अकॉर्डिंग टू सेंसस रिपोर्ट क्या क्या डेटा बताए गए थे। देखिए इसमें आपको 1900 का डेटा देखना है, 1900, फिर 10 साल बाद 2000 का, ठीक, और उसके बाद 2011, ठीक है। अब वर्ल्ड में कितनी, 1900 में वर्ल्ड में कितनी पॉपुलेशन थी, तो 2 बिलियन थी। कितनी, 2 बिलियन, यानी 2000 मिलियन पॉपुलेशन थी 1900 में, ठीक है। फिर 10 साल बाद इट वाज रॉकेटेड टू 6 बिलियन, यानी 4 बिलियन बढ़ी, 6 बिलियन पॉपुलेशन हो गई। कितना बढ़ी थोड़ा सा साइड कर दूं, नहीं आएगा, ठीक है। अगर नहीं दिखाई दे रहा है उधर तो इधर समझ लो, 1900 में कितनी थी, 2 बिलियन, या इसी को कह सकते हैं 2000 मिलियन। कितना, 2000 मिलियन थी, ठीक। 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन होता है, ठीक है। ये 2000 मिलियन है, फंसना मत। 2 बिलियन 1900 में थी, 1900 में द पॉपुलेशन रॉकेटेड, इतनी तेज़ी से बढ़ी कि ये 6 बिलियन यानी 4 बिलियन का ग्रोथ हुआ, तो 6 बिलियन हो गई आपकी 2000 में। और 2011 में 2011 में इट कम टू 7.2 बिलियन। तो याद रखना आसान है यार। देखिए 1900 से शुरू करना है, 1900 से 1900 में 2 बिलियन थी, यानी 10 साल बाद सन 2000 में पॉपुलेशन 4 बिलियन और बढ़ी, यानी 2 में 4 जोड़ दिए 6 बिलियन हो गई, और 2011 में 7.2 बिलियन हो गई। दिस वर्ड वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक, वर्ल्ड का स्टेटस था, तो इतनी तेज़ी से ग्रोथ कर रही थी। अब सेम डेटा, सेम थिंग, मतलब सेम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। भारत में भी ऐसा ही देखा गया। एक्चुअली इंडिया में कितनी कितनी पॉपुलेशन थी वो देखते हैं, ठीक है। अब ये वर्ल्ड का खत्म करो, इंडिया का देखते हैं। इंडिया, भारत, अपना भारत महान। 1900 में कितनी पॉपुलेशन थी, तो 300 मिलियन, 300 मिलियन थी। कितनी, 300 मिलियन, नॉट इन 1900। एक्चुअली हम लोग इसका डेटा का ऑब्जर्वेशन करते हैं 1947 से, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब आपका भारत आज़ाद हुआ सन 1947 में। तो उसमें जनगणना के अकॉर्डिंग देखा गया 1947 में 300 मिलियन पॉपुलेशन थी, ठीक है। फिर उसके बाद सन 2000 में, और फिर 2011 में। देखिए यहाँ पहले वर्ल्ड का पढ़ लीजिए, ठीक है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज 2 बिलियन, ठीक है। इंडिया पॉपुलेशन वाज 350 मिलियन 1947 में, ठीक है। कितना था, 350 मिलियन, 300 प्लस था तो 350 मिलियन, ठीक है। बट क्रॉस्ड 1 बिलियन इन मई 2000। जब 2000 में देखा गया तो ये क्रॉस्ड कर गई, कितना, 1 बिलियन, 1 बिलियन पहुंच गई। बहुत होता है यार 1 बिलियन, ठीक। एंड इन 2011 इट कम टू 1.2 बिलियन। देखिए 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो 350 मिलियन, फिर 2000 में 1 बिलियन, और 2011 में 1.2 बिलियन। दिस मीन्स दैट एवरी 6th पर्सन इन द वर्ल्ड इज इंडियन। देखा जाए तो हर छठा आदमी विश्व का, हर छठा आदमी भारतीय था, ठीक है। तो हमें दोनों का याद रखना है, अलग अलग डेटा। पहले हम लोग 1900 वर्ल्ड का देखेंगे तो 1900 का देखेंगे, 1900 में कितनी थी, ठीक है। तो 1900 में आपकी 2000 मिलियन कह लीजिए या 2 बिलियन कह लीजिए, ठीक है। 1900 में यही 6 बिलियन पहुंची, और 2000 उसके बाद 2011 में 7.2 बिलियन पहुंची वर्ल्ड की। अब सेम इंडिया का ऑब्जर्वेशन किया गया तो इंडिया में 1947 यानी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ये थी 350 मिलियन, और 2000 में 1.5 बिलियन, 1 बिलियन, एंड 2011 में 1.2 बिलियन। डेटा याद रखना यार, 350 मिलियन, फिर 1 बिलियन, 1.2 बिलियन, उसमें कितना था, 2, 6 और लास्ट में 7.2, बस याद हो जाएगा ऐसे, ठीक है। व्हाट वाज द रीज़न, कारण क्या थे, इतना तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ने का कारण क्या था। तो सबसे बड़ा कारण जो उभर के आया वो रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट। देखा गया कि बहुत तेज़ी से मृत्यु दर में कमी हो रही है। जब मृत्यु दर नहीं हो रही है तो भाई जाहिर सी बात है पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी। डिक्लाइन इन MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी जो माता होती हैं या जो बच्चे को जन्म देंगी उनके देखा गया
पहले ऐसा था ना कि बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो जन्म देते समय एट द टाइम ऑफ डिलीवरी बहुत सारे इश्यूज हो जाते थे, जिसकी वजह से या तो माता की डेथ हो जाती थी या तो बच्चे की डेथ हो जाती थी। लेकिन ये ऐसा देखा गया कि इनमें दोनों में गिरावट आई, डिक्लाइन हुआ दोनों में, MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड डिक्लाइन इन IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब जच्चा और बच्चा दोनों में देखा गया कि डेथ रेट जो है घट गई है। यही कारण था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। ठीक है, आगे बढ़िए। 2011 सेंसस जनगणना के अकॉर्डिंग, 2011 देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू 2000 कहाँ गया, हाँ, सेंसस रिपोर्ट द पॉपुलेशन ग्रो रेट वाज लेस देन 2%। कितना था, 2% से कम था, 20/1000, मतलब 1000 में केवल 20 बढ़ते थे। ठीक है, तो इतना मतलब एक व्यक्ति है तो वो पर 1000 20 पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, यानी 2%, लेस देन 2% से भी कम जो पॉपुलेशन 2011 सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बढ़ रही थी। रेट एट विच पॉपुलेशन कुड बी इंक्रीज रैपिडली। सोचिए इतने जब दर से बढ़ रही थी तो इतना तेज रैपिडली इंक्रीज कर गई। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग द वेरियस कंट्रासेप्टिव मेथड्स यू माइट बी सीन द एडवर्टाइजमेंट इन द मीडिया एज वेल एज इन द पोस्टर बिल शोइंग द हैप्पी कपल विथ 2 चिल्ड्रेन विथ स्लोगन हम दो हमारे दो, V2R2। मतलब आपने स्लोगन पढ़ा होगा, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार। ये प्रिंट मीडिया और पेपर, न्यूज़पेपर, पोस्टर, इन सब में देखा होगा। इसलिए कहा गया कि छोटे परिवारों को ये जागरूकता दी जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों और कम बच्चे पैदा करें ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, इसलिए स्लोगन है। आगे बढ़िए, बस एक बार देख लीजिए, बहुत ज़्यादा है नहीं। ठीक है, मेनी कपल्स मोस्टली द यंग अर्बन वर्किंग वंस हैव बीन इवन अडॉप्टेड 1 चाइल्ड 1 नॉर्म। मतलब कुछ तो अर्बन एरिया में देखा गया, अर्बन एरिया में तो ये तक देखा गया कि केवल एक ही बच्चा, 1 चाइल्ड नॉर्म, एक ही बच्चा होना चाहिए। स्टैच्यूरी रेजिंग द मैरिजेबल एज ग्रुप 18 से, ये डेटा बदल चुका है। ठीक है बेटा, ये पहले एनसीईआरटी में इतना लिखा तो इसलिए लिखा गया है ये मैरिजेबल एज ग्रुप को बढ़ा दिया जाए। ठीक है, ताकि थोड़ा 2-4 साल तो डिले हो जाए, शादियाँ लेट होंगी तो भाई बच्चे भी लेट पैदा होंगे। क्या कर दिया गया, 18 साल पहले फीमेल का था और 21 साल मेल का था, लेकिन जबकि ऐसा बढ़ा दिया गया है, आई थिंक 21 to 23 ईयर जो है फीमेल का हो गया है और 25 या 24 प्लस जो है मेल का हो गया। अब आइडियल कंट्रासेप्टिव शुड भी क्या होना चाहिए, हाँ, अब पॉपुलेशन कंट्रोल को सबसे बड़ा रोकने का जो भूमिका निभाता है वो कंट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं। कंसेप्शन और कंट्रासेप्टिव, इनमें दोनों में कंफ्यूज मत होना। टू कंसीव प्रेगनेंसी, गर्भ को धारण करना कंसेप्शन कहलाता है, याद रखना, CONCEPTION कंसेप्शन कहलाता है। ठीक है, और कंट्रासेप्शन CONTR, कंट्रासेप्शन मतलब होता है टू कंट्रोल द प्रेगनेंसी। टू डिवाइस क्या क्या यूज होंगे वो जो प्रेगनेंसी में रोकेंगे। तो कंट्रासेप्टिव बहुत तरीके के होते हैं। कंट्रासेप्टिव की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, इट शुड बी यूज़र फ्रेंडली, जो यूज करे उसके लिए फ्रेंडली हो। भाई जाहिर सी बात है अगर नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी। इजीली अवेलेबल, आसानी से उपलब्ध हो, इफेक्टिव हो, मतलब काम करे, ऐसा नहीं कि पैसा भी चला गया और यूज बेकार हो गया। रीयूजेबल हो, फिर से यूज किया जा सके तो मोर बेटर, बार बार खरीदना नहीं पड़ेगा। विथ नो और लीस्ट साइड इफेक्ट, एटलीस्ट साइड इफेक्ट ना हो, अगर हो तो बहुत कम हो। नो वे टू इंटरफेयर द सेक्सुअल डिजायर एंड ड्राइव, जाहिर सी बात है भाई अगर ये सेक्सुअल ड्राइव और डिजायर में ही आपका इंटरफेयर कर रहा है तब किस काम का। ठीक है, इसलिए ये जो है प्रॉपर्टी होनी चाहिए एक आइडियल कंट्रासेप्टिव की। आगे बढ़ते हैं, मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, देखिए यही है बर्थ कंट्रोल। कंट्रासेप्टिव जो है इसमें हो सकते हैं नेचुरल हो सकता है, प्राकृतिक, बैरियर मेथड हो सकते हैं, आईयूडीज हो सकती हैं, ओसीपीज ओरल कंट्रासेप्टिव हो सकती है, इम्प्लांट एंड स्टेरिलाइजेशन दैट इज सर्जिकल टेक्निक, ये सारी हो सकती हैं। अब देखिए नेचुरल में कौन कौन से आती हैं वो याद रखना है। पीरियोडिक अब्सटिनेंस, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक अब्सटिनेंस, एक्चुअली क्या होता है, जब ओवुलेशन 14th डे होता है, 14वें दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसे 1 तारीख से मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत हुई 28 दिन तक चलती है, तो 14वें दिन 14 डेज जब LH सर्ज पीक पे होता है तो उस दिन ओवुलेशन होता है। लेकिन एक बात याद रखना कि जो स्पर्म होता है उसकी जो वो होती है ये 72 घंटे तक जिंदा रह सकता है। ठीक है, मतलब 72 आवर अगर ओवा मिल गया तब भी ये फर्टिलाइजेशन कर सकता है। तो 72 आवर तक ये कर सकता है। तो इसीलिए क्या कहा गया कि भैया पीरियोडिक अब्सटिनेंस किया जाए,
यानी मेल एंड फीमेल शुड अवॉइड 10 to 17 डेज, 10 से 17 दिन के बीच में अवॉइड करेंगे टू मीटिंग आर क्वाइटस। ठीक है, इस दिन अवॉइड करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्वाइटस को, ताकि क्या हो सके, प्रेगनेंसी कंसीव ना हो, रोका जा सके। तो वैसा हुआ, नेचुरल हुआ 10 से 17 दिन तक। क्यों? 10 से 17 दिन हाई रिस्क होता है ओवुलेशन का, इसलिए ओवुलेशन होने के ज़्यादा चांस होते भाई। 14वें दिन होता है तो उसके 2 दिन पहले, 2-4 दिन पहले और 2-4 दिन बाद तक आपको देख लेना है। तो यही है पीरियोडिक एब्सटिनेंस। व्हाट इज विथड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्शन? ड्यूरिंग द क्वाइटस मेल पार्टनर विथड्रॉ इट पेनिस बिफोर एजेकुलेशन। बिफोर इजैकुलेशन से अगर मेल पार्टनर पेनिस को अपने फीमेल पार्टनर के वेजाइना से विथड्रॉ कर लेता है और एजुकुलेशन नहीं होने देता, यानी इंसेमाइनेशन नहीं होने देता, उसे कहते हैं विथड्रॉल क्वाइटस। विथड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस, क्वाइटस को इंटरप्ट कर दिया, रोक दिया। व्हाट इज लैक्टेशनल एमेनोरिया? लैक्टेशनल एमेनोरिया होता है जब कोई भी लेडी पहले बच्चे का या बच्चे का जब जन्म देती हैं उसके कुछ दिन बाद, यानी 6 मंथ, क्या होता है कि चांस ऑफ ओवुलेशन एकदम नील हो जाता है, मतलब नहीं निकलता, ओवा रिलीज नहीं होते, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती। कब तक? अप टू 6 मंथ, याद रखना, अप टू 6 मंथ, 6 महीने तक, अप टू 6 मंथ। ठीक है, तो उस दौरान क्या होता है, ओवुलेशन ना होने के बिल्कुल चांस नील होते हैं, ओवुलेशन होने के चांस नील होते हैं, यानी नहीं होते हैं, इसीलिए उसे कहा जाता है लैक्टेशनल एमेनोरिया, मिल्क फीडिंग के दौरान। तो ये सारे मेथड कैसे हुए? नेचुरल हुए, नेचुरल हुए, लेकिन इनमें बहुत सारा ड्रॉबैक भी है नेचुरल में। देखिए सबसे अच्छा पॉइंट क्या है नेचुरल मेथड, ये विथ लीस्ट साइड इफेक्ट, याद रखना यहाँ पे नेचुरल मेथड में भाई नेचुरल है इसलिए लीस्ट साइड इफेक्ट है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लीस्ट साइड इफेक्ट। लेकिन एक खराब बात क्या है, चांस इज नील। क्या? इसके चांस जो होते हैं वो नील होते हैं भाई, जाहिर सी बात है, कुछ भी हो सकता है। आपने गणित लगाई है 10 से 17 दिन वाली और हो सकता है फेल हो गया। विथड्रॉल मान लीजिए टाइम पे नहीं, में थोड़ा भी स्पर्म अगर प्रॉपर पहुंचा तो भी हो जाएगा। लैक्टेशनल एमेनोरिया अप टू 6 मंथ के, हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ओवुलेशन होने लगे और ऐसा ना हो। तो ये कैसे हैं, लीस्ट साइड इफेक्ट तो है लेकिन चांस इनका नील है नेचुरल मेथड का। ठीक है, जाहिर सी बात है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है, नेचुरल है इसलिए साइड इफेक्ट नहीं है और चांस नील क्यों है, क्योंकि ऐसे ऐसे कंडीशन हो सकती है। बैरियर मेथड, व्हाट इज बैरियर मेथड? तो बैरियर मेथड में बेसिकली आप पढ़ते हैं कि स्पर्म और ओवा को फिजिकली मीट करने से रोका जाए, ऐसे मेथड होते हैं बैरियर मेथड। क्या? व्हेन गैमीट आर प्रिवेंटेड टू फिजिकली मीट, ऐसे डिवाइसेस को बैरियर मेथड कहते हैं। उसमें क्या क्या आता है, कंडोम, निरोध जिसे कहते हैं, सर्वाइकल कैप्स आते हैं, डायाफ्राम्स आते हैं और वॉल्स आते हैं। इनके बारे में याद रखना, ये बैरियर मेथड कंडोम मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं। फीमेल वाले कंडोम को फेमिडोम कहते हैं, फेमिडोम। ठीक है, सर्वाइकल कैप और डायाफ्राम और वॉल्स ये रीयूजेबल होते हैं। क्या? रीयूजेबल, इनको फिर से यूज किया जा सकता है। अभी आइडियल कंट्रासेप्टिव की प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था, तो वहाँ पढ़ा था कि यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, रीयूजेबल होना चाहिए, विथ लीस्ट साइड इफेक्ट होना चाहिए एंड डज नॉट इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव और डिजायर। ये सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये रीयूजेबल होता है। ठीक है, इसके साथ साथ सम फोम्स, क्रीम वगैरह, जेलीज वगैरह भी यूज किया जाता है ताकि इसकी इफेक्टिवनेस, इसकी प्रॉपर्टी को और बढ़ाया जा सके, इनहेंस किया जाए। किसकी? इसकी प्रॉपर्टी की, सर्वाइकल कैप, डायफ्राम, वॉल्स की। आईयूडीज की बात करते हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, नाम बता रहा है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इसमें 3 प्रकार की होती हैं, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोनल। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आता है, नॉन मेडिकेटेड में आपको याद रखना है लिपेस लूप होता है, कॉपर रिलीजिंग में आईयूडी में कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, लिखा नहीं लिख लो, मल्टी लोड 375 नाम है। ठीक है 375। और हार्मोन रिलीजिंग में आता है प्रोजेस्टासाट, नाम ही बता रहा है यार, हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन वगैरह पढ़ते हैं तो प्रोजेस्टासाट याद रहेगा। LNG 20, ये कैसे हैं आपके हार्मोन रिलीजिंग होते हैं आईयूडीज, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ठीक है, एक बात याद रखना आईयूडीज के बारे में, जो आईयूडीज कंप्लीटली, ठीक है, जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज होती हैं ये कॉपर आयन रिलीज करती हैं और सप्रेस करती हैं मोटेलिटी को, किसके? स्पर्म को। और स्पर्म की मोटेलिटी को जब रोक देगी, जैसे आपने पढ़ा है कि स्पर्म के बारे में
कि 60% मस्ट हैव देयर नॉर्मल शेप एंड साइज एंड 40% मस्ट हैव देयर विगरस मोटिलिटी, यानी फर्टिलिटी के लिए स्पर्म की मोटिलिटी बहुत जरूरी है। तो कॉपर आयन क्या करते हैं, उसको मोटिलिटी को ही रोक देते हैं। हार्मोन रिलीजिंग क्या करते हैं, अनसुटेबल बनाते हैं, किसे, अनसुटेबल टू द यूट्रस एंड मेक द सर्विक्स अनहोस्टाइल या होस्टाइल टू स्पर्म, वो पहुंचने नहीं देते, उसके म्यूकस को अल्टर कर देते हैं। ये चीज़ें भी नीचे लिखी होंगी, मैं दिखाता हूँ, इसके प्रॉपर्टी के बारे में बता दिया, ठीक है। अब देखिए ओरल कंट्रासेप्टिव, ओरल कंट्रासेप्टिव में प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा, जिसे पिल्स वगैरह कहते हैं, और रेगुलरली लेना होता है 21 दिन तक, जैसे रेगुलरली यूज फॉर 21 डेज आफ्टर 7 डेज पर मंथ, मतलब पर मंथ में 21 दिन अल्टरनेट लेना होता है इसे, ठीक है। सहेली नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन होती है, देखिए याद रखना, सहेली वॉज डेवलप एट CDRI, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, उसने डेवलप किया था CDRI को। वंस अ वीक पिल कहते हैं, मतलब सप्ताह में एक बार लेना होता है, ठीक है, वंस अ वीक पिल। इसका केमिकल नेचर याद रखना, पूछेगा स्टेरॉइडल कि नॉन स्टेरॉइडल, तो आप बताओगे नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन होता है इसका, ठीक है। उसके बाद इम्प्लांट्स वगैरह, ऐसे डायग्राम बना हुआ है NCERT में, माचिस की तीली जैसे, ये इम्प्लांट्स वगैरह क्या करते हैं, प्रोजेस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से मिलके बनाए जाते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्टोजेन एंड एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन नहीं, प्रोजेस्टोजेन एंड एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से, आल्सो यूज्ड बाय द फीमेल, इसको भी कंट्रासेप्शन के तरीके से यूज किया जाता है। व्हाट इज स्टेरिलाइजेशन एंड सर्जिकल मेथड, ये अल्टीमेट मेथड होता है, ठीक है, इसमें चांस नील होता है, मतलब रिवर्सिबिलिटी पॉसिबल ही नहीं भैया, और सबसे ज़्यादा तगड़ा। अब सर्जिकल मेथड दो प्रकार के होते हैं, मेल के लिए होता है वाइसेक्टमी, वॉस डिफरेंस को काट के एक धागे से स्क्रोटम में बांध दिया जाता है, वॉस डिफरेंस, द स्मॉल पार्ट ऑफ वॉस डिफरेंस कट एंड टाइड थ्रू इंसिशन इन द टेस्टिस सैक, ठीक है, वाइसेक्टमी कहलाता है। मेल में भाई नाम पकड़ो यार, वाइसेक्टमी, वॉस डिफरेंस को काट के धागे से बांध दिया जाता है, स्मॉल पार्ट इंसिजन को निकाल दिया जाता है, ठीक है। ट्यूबेक्टमी, फैलोपियन ट्यूब को काट के टाइट कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, कहाँ, थ्रू इन यूट्रस थ्रू वेजाइना इन फीमेल, फैलोपियन ट्यूब, बस वही बात लिख दिया इसने। तो आपको याद रखना, वैसेक्टमी एंड ट्यूबेक्टमी, वैसेक्टमी इन द केस ऑफ मेल एंड ट्यूबेक्टमी इन केस ऑफ फीमेल। अब याद कैसे रहेगा, वास डिफरेंस मेल में है, 4 एक्सेसरी डक्ट पढ़ाया था कल, वासा रीटेटेस्टिस, वासा फ्रेंस, इपिडिडर्मिस, वास डिफरेंस, तो यही है वास डिफरेंस जिसको काट के निकालते हैं। तो वैसेक्टमी याद रखना, ट्यूबेक्टमी फैलोपियन ट्यूब फीमेल में पाया जाता है, तो याद ही रहेगा, ठीक। अब आइए पढ़ते हैं पिल्स। सहेली, A new oral contraceptive for female was developed by scientists at CDRI, बताया था, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ठीक। सहेली, द न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर फीमेल कंटेन नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, वही बात तो बता रहा है बार बार, वंस अ वीक पिल, ठीक है, रिपीट हो गया क्या, ये प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन पढ़ा दिए हैं सब। दे आर यूज्ड बाय द फॉर्म्स टेबलेट, हाँ टेबलेट के रूप में यूज किया जाता है, इसीलिए नाम पिल्स पड़ता है। ओरली लेते हैं तो ओरल कंट्रासेप्टिव में आएंगे, टेकन डेली फॉर पीरियड ऑफ 21 दिन स्टार्टिंग प्रेफरेबल विद द फर्स्ट 5 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल हुई उसके 5वें दिन से 21 दिन तक इसे लेना होता है, आफ्टर गैप ऑफ 7 डे, 7 दिन के गैप के, इसीलिए इसका नाम पड़ता है वंस वीक पिल। दे इनहिबिट ओवुलेशन, क्या करते हैं ये, ओवुलेशन को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, इनहिबिट करते हैं ओवुलेशन। जब ओवुलेशन नहीं होगा तो स्पर्म कितना भी आए कोई मतलब नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। यानी प्रेगनेंसी भाई क्यों अवॉइड की जाती, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स या रेप्स, इन सब की वजह से भी हो सकता है, या गैप, चिल्ड्रन के बीच में गैप चाहिए, तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं, इसके लिए यूज़ किया जाता है। दे इनहिबिट ओवुलेशन बाय इम्प्लांटेशन एज वेल एज क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस को अल्टर कर देते हैं, जो एंट्री आप स्पर्म को रिटार्ड करते हैं, यही बताया था। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विथ लेसर साइड इफेक्ट एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल, ठीक है। व्हाट इज OCP, ओरल कंट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स, इनहिबिट ओवुलेशन इम्प्लांटेशन, क्या कह रहा है, OCPs implants inhibit ovulation implantation as well as alter the quality of cervical mucus and prevent the retard the entry of, इसमें वही बताया था कि ये क्या करता है, सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को क्या कर देते हैं, अल्टर कर देते हैं। नेचुरल मेथड अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम स्पर्म मीटिंग, यार नेचुरल मेथड में क्या करते हैं, ओवम स्पर्म की मीटिंग से बचाने के लिए रोकते हैं, बस यही काम उस बैरियर मेथड में भी होता है। सर्जिकल मेथड ब्लॉक द गैमिट ट्रांसपोर्ट, देखो गैमिट बनेगा लेकिन उसका ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाएगा, यानी आप वास डिफरेंस और को काट के बांध दिए हैं मेल में और उसमें फैलोपियन ट्यूब को, देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन, इट इज़ हाईली इफेक्टिव। भाई जाहिर सी बात है, काट के आपने बांध दिया तो हाईली इफेक्टिव है, लेकिन रिवर्सिबिलिटी इसकी पुअर होती है, भी बताया था। बैरियर मेथड में ओवम स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स, बैरियर के थ्रू, जैसे
बैरियर मेथड में कंडोम्स वगैरह बताया था। आईयूडीज इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस इंक्रीज फेगोसाइटिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस, भक्षण करने लगते हैं स्पर्म का, फेगोसाइटोसिस बढ़ जाता है किसकी वजह से, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस से। ठीक है, कॉपर आयन क्या करता है, स्पर्म मोटिलिटी को रोक देते हैं, मोटिलिटी इज मस्ट फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक, वही बात लिखिए, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म, ये भी बताएं। आईयूडीज आर वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कंट्रासेप्शन इन इंडिया। मोस्ट ऑफ द कंट्रासेप्टिव जो यूज होती है भारत में, उसमें सबसे मोस्ट कॉमन कौन कौन सी है आपकी, सबसे ज़्यादा इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हैं, आईयूडीज हैं। आइए आगे बढ़िए। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी। व्हाट इज एमटीपी? इसे वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, वीटीपी भी कहते हैं। ठीक है, इंटेंशनल भी कहते हैं, वीटीपी इंटेंशनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्यों नाम क्यों पड़ता है? क्योंकि इंटेंशन है, आप इसको ऐसा चाह रहे हैं, आपका इंटेंशन यही है कि आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करें। देखिए प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन और भी कई वजह से हो सकती है, जैसे कोई हेल्थ इशू हो गया, कोई मेडिकल कंडीशन हो गई, टर्मिनोलॉजी हो गई, तो उसकी वजह से हो रहा है, तो वो तो भाई जाहिर सी बात है वो अलग केस है, लेकिन आप इंटेंशनली चाह रहे हैं ऐसा, तो उसका नाम पड़ा इंटेंशनल वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे लीगलाइज कर दिया था 1971 में, 1971 में, अंडर सम रिस्ट्रिक्शन रूल्स एंड रेगुलेशन थी। भाई ऐसा नहीं कि ऐसे ही लीगलाइज कर दिया, कुछ बातें बताई, वो पढ़ते हैं अभी। नियरली 45 to 50 million MTP परफॉर्म्ड इन ईयर ऑल ओवर द वाइल अकाउंट्स टू 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी। अगर 1/5 प्रेगनेंसी हो रही तो उसमें एक हिस्सा, 5वें हिस्सा में एक हिस्सा क्या हो जाता है, MTP करा दिया जाता है उसमें। ठीक है, वही बात लिखी, ये देखिए लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज MTP 1971 विद सम स्ट्रिक्टेड कंडीशन। कंडीशन क्या क्या थी? सेफ होता, कहता है कि MTP तब सेफ होती है ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले तिमाही, एक माह में 4 सप्ताह होते हैं, यानी 12 वीक तक ये क्या होती है, सेफ होती है। लिखा हुआ आगे 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2017 में इसमें फिर से कुछ सुधार किए गए हैं। 1971 में ये नियम बना था, फिर उसमें सुधार कब हुआ था, आपके 2017 में नई एनसीईआरटी में साइड में ये डेटा दिया हुआ है। ठीक है, पढ़िएगा आप क्या क्या लिखा है इसके बारे में। इनएक्टिवेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंटेंशन रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इलीगल अबॉर्शन। इसमें बताया गया कि इलीगल अबॉर्शन को रोकने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बताई गई हैं। उसमें क्या क्या कहा, देखिए आगे पढ़िए। प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड विद सर्टेन कंडीशन। ठीक है, कंसीडर्ड ग्राउंड्स, कुछ बेसिक आधार होने चाहिए, जैसे फर्स्ट वीक 12 वीक में अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी हो रही है तो 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कर सकता है, मतलब एक प्रैक्टिस्ड, एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर इसको परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर 12 वीक से ज़्यादा है और 24 वीक से कम है, यानी मोर देन 12 वीक है और लेस देन 24 वीक है, तब इसमें मिनिमम 2 प्रैक्टिशनर चाहिए, यानी 2 क्वालिफाइड डॉक्टर। ये देखिए लिखा, 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मस्ट बी इन ओपिनियन फाउंड बाय द गुड फेथ दैट इज रिक्वायर्ड टू द ग्राउंड एग्जिस्ट। ठीक है, कम से कम 2 चाहिए परफॉर्म करने के लिए। द ग्राउंड ऑफ सच टर्मिनेशन प्रेगनेंसी आर क्या क्या है, कंटिन्यू प्रेगनेंसी वुड बी इन्वॉल्व रिस्क टू द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन, मतलब प्रेग्नेंट वुमेन, बच्चा और जच्चा दोनों के लिए ये क्या हो सकते हैं, रिस्की हो सकता है। देयर इज ए सब्सटेंशियल रिस्क इन द चाइल्ड वर बोर्न टू बी सफ़र फ्रॉम द, हो सकता है जो बच्चा जन्म ले उसमें एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाए, मेंटल फिजिकल ये सारी एबनॉर्मेलिटी हो जाए, और हो सकता है सीरियसली वो हैंडीकैप भी हो जाए, अपाहिज। ठीक है, ये बात रही आपकी अमेंडमेंट एक्ट 2017 की। एमटीपी में बदलाव लाया गया 2017 में, अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं, उसके तहत क्या क्या बातें थी वो बता दिया गया है। अमीनोसेंटेसिस, व्हाट इज अमीनोसेंटेसिस? अमीनोसेंटेसिस इज अ टेक्निक थ्रू विच amniotic fluid of the embryo is taken out and it was due to, इसको क्यों कराया जाता था? इसको इसलिए कराया जाता था ताकि जेनेटिक डिसऑर्डर पता किया जाए। ठीक है, देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये चुन्नू लाल हैं, अभी वॉर्म में पड़ा हुआ है, तो इसमें बहुत सारे सेल इसके गिर के अमनियोटिक फ्लूइड में गिर गए होंगे। अमनियोटिक फ्लूइड में इसके बहुत सारे सेल पड़े होंगे, उन्हीं सेल का कैरियोटाइप निकालेंगे। क्या करेंगे? कैरियोटाइप की स्टडी करेंगे। जेनेटिक्स में आप पढ़ेंगे कैरियोटाइप की स्टडी करेंगे और पता करेंगे कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, लाइक डाउन सिंड्रोम, सिफिलिस, ये तो सेक्सुअल डिसऑर्डर हो गया आपका, सिकल सेल एनीमिया,
डाउन सिंड्रोम, ये सारे कुछ नहीं है ताकि उसके सर्वाइवल में कोई इफेक्ट ना आए बच्चे के, इसके लिए किया जाता था अमीनोसेंटेसिस। आज भी भारत के अलावा, अपने इंडिया के अलावा बहुत सारी देशों में ये अमीनोसेंटेसिस टेक्निक लीगल है। यहाँ पे इलीगल इसलिए हो गई क्योंकि इस टेक्निक के थ्रू क्या करते थे कि सेक्स ऑफ बेबी पता कर लिया जाता था, बच्चे का सेक्स अगर फीमेल है तो फीमेल फीटिसाइड हो जाता था, ठीक है। तो इसलिए ये गलत हुआ ना, इसलिए इंडिया ने इसे बैन कर दिया। बाकी अदर कंट्रीज़ में ऐसा होता ही नहीं कि अगर देखें कि फीमेल है और फीमेल फीटिसाइड ऐसा वो कराते ही नहीं, वो जेनेटिक एबनॉर्मलिटी यानी इसका पॉजिटिव यूज ही करते हैं, जबकि अमीनोसेंटेसिस का बैड यूज़ होने लगा भारत में, इसलिए इसे क्या कर दिया है, बैन कर दिया गया है। देखिए लिखा है स्टैच्यूटरी बैन ऑन अमीनोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब आपको सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करना है। बाय लीगली चेक द इंक्रीजिंग द मीनस फीमेल फीटिसाइड नहीं होना चाहिए मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन केयर प्रोग्राम के तहत, ठीक है। आगे बढ़िए। इन अमीनोसेंटेसिस सम ऑफ द अम्नियोटिक फ्लूइड ऑफ द डेवलपिंग फीटस इज टेकन एंड एनालाइज द फीटल सेल एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेस, बताया था कि अभी उसमें अम्नियोटिक फ्लूइड में बहुत सारे सेल पड़े होंगे बेबी के, इसमें इंजेक्शन के थ्रू फ्लूइड निकाले और कैरियोटाइप से पता करते हैं कि कोई डिसीज तो नहीं है, उससे सेक्स ऑफ द बेबी पता हो जाता था। दिस प्रोसीजर इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एंड डिटरमाइन द सर्वाइबिलिटी ऑफ द फीटस। सर्वाइबिलिटी ऑफ द फीटस के लिए बहुत ज़रूरी था। आगे बढ़िए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, हाँ अब आपको पढ़ना है STIs या STDs, VD वर्नरेबल डिसीज़ भी इसे कहते हैं, इसका नाम स्लैश करके लिखो VD वर्नरेबल डिसीज़। सेक्सुअल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी पढ़ते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज भी पढ़ते हैं, वर्नरेबल डिसीज़ है, RTI भी कहते हैं इसे, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये सारे इसके नाम हैं। देखते हैं, ये देखिए लिखा है STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, वनरेबल डिसीज है, फेटल होती है, जानलेवा होती है इसलिए विडल वनरेबल पड़ा, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी इन्फेक्शन हो जाता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, इसलिए इसका नाम पड़ा RTI। अब कौन कौन से होते हैं? एड्स, सिमो, आपका हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल वॉर्ड्स, गोनोरिया, ट्रैकोमिनियासिस, सिफिलिस और क्लेमाइडियासिस एक्सेप्ट HIV, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी जो है ये सारी ऊपर की डिसीजेस जनरली क्योरेबल होती हैं, यानी ठीक किया जा सकता है। किसको छोड़ के? HIV, हेपेटाइटिस बी एंड जेनाइटल हर्पीज, इनको छोड़ दिया जाए तो सभी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस क्योरेबल हैं। अभी तो इसमें स्टडी चल रही है यार, HIV इन्फेक्शन में बहुत सारे मेडिसिन, बहुत सारे पिल्स बनाए जा रहे हैं ताकि इससे छुटकारा मिल सके, लेकिन अभी पूरी तरह से कम्प्लीटली नहीं हुआ, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्टडीज, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, सिम्टम्स क्या दिखेंगे? अगर आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको एड्स हो गया है, तो सबसे पहला लक्षण दिखेगा कि आपके जेनाइटल और ऑर्गन में इचिंग होगी, फ्लूइड का डिस्चार्ज होगा, स्लाइट पेन होगा, हल्का दर्द होगा और स्वेलिंग हो जाएगी। उसके बाद भी यार अगर ऐसा लगता है तो आप मेडिकल चेकअप कराइए, ठीक है। आगे बढ़िए। अर्ली सिम्टम्स क्या दिखेंगे? पहले सबसे PID दिखेगा, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीजेस दिखेंगे, अबॉर्शन हो सकता है इसकी वजह से, ठीक है, अबॉर्शन हो सकता है, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी? ठीक है। अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो होता है कहाँ? यूट्रस में पूरा डेवलपमेंट होता है। प्रेगनेंसी अदर देन यूट्रस, अगर यूट्रस के अलावा कहीं भी हो रही है तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। व्हाट इज इनफर्टिलिटी? अगर सेक्सुअल कोहैबिटेशन 2 साल तक विदाउट अनप्रोटेक्शन, यानी प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है, विदाउट प्रोटेक्शन, अगर उसके बाद भी बर्थ नहीं हो रहा है, चाइल्ड मतलब जन्म नहीं ले रहा है, तो उसे इनफर्टिलिटी का केस कहते हैं। बांझपन, कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, बहुत सारे डिसीज में कैंसर भी होता है, तो कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़िए। HIV एंड हेपेटाइटिस बी आर ट्रांसमिटेड बाई, ये सारे कैसे बढ़ते हैं आपके? जैसे आप देखते हैं कि सिरिंज वगैरह कभी दोबारा रीयूज़ नहीं करना चाहिए, नीडल्स, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, इन्फेक्टेड मदर, अच्छा फीटस से मदर में भी पहुंच सकती है। 2 चीज़ें होती है, 2 चीज़ें प्लेसेंटा पार कर सकता है, प्लेसेंटा से पार हो जाती हैं, IgG एंटीबॉडी और HIV वायरस इन्फेक्शन, ये पार कर जाता है। तो इसलिए अगर मदर में है तो वो फीटस तक भी प्लेसेंटा से क्रॉस कर जाएंगी, ठीक है। अब तो इसीलिए कहते हैं कि नीडल वगैरह, जैसे जो लोग ड्रग्स वगैरह लेते हैं, इंट्रावेनस ड्रग्स लेते हैं, तो एक ही इंजेक्शन से सब लोग लगा लेते हैं। अगर मान लो किसी एक को भी डिसीज़ है तो सबको डिसीज़ हो जाएगी, इसलिए इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज़ इनफर्टिलिटी? अभी बताया
इनएबिलिटी टू कंसीव और रिड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 ईयर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। बताया था कि 2 साल लगातार अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करने के बाद भी अगर आप बच्चे देने लायक नहीं हैं तो आप इनफर्टाइल हैं, यानी यू आर बांझ, इनफर्टाइल। ठीक है। आर्ट, व्हाट इज आर्ट? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। इसके तहत बहुत सारे सुधार लाए गए। भाई डिस्कशन ऑफ इनफर्टिलिटी विदाउट आर्ट इज फ्यूटाइल, कोई मतलब ही नहीं। भाई अगर इनफर्टिलिटी हो रही है तो उसके बारे में कुछ पहले तरीका तरकीब तो निकालेंगे, तो उसी के लिए लाया गया असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, IVF इंट्रा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसे कहा गया, जिसे ET, इसमें बहुत सारे आते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर, जिफ्ट और IUT। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर एक होता है, गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर एक होता है, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। अभी सब एक एक पढ़ते हैं आप, बस नाम जान लीजिए, फुल फॉर्म जान लीजिए। अभी जाइगोट और अर्ली इम्ब्रियो विथ अप टू 8 ब्लास्टोमियर। अगर जाइगोट इम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमियर तक का है तो उसको आप कहाँ ट्रांसफर करिए? फैलोपियन ट्यूब में, जिसका नाम पड़ता है जिफ्ट, यानी जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। देखिए फैलोपियन का स्पेस कम होता है तो इसमें साइज छोटा ही रहे, इसलिए अप टू 8 ब्लास्टोमियर ही ट्रांसफर करना है। और अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर है तो फिर आप यूट्रस में ट्रांसफर करिए, जिसे आप कहेंगे IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ठीक है। AI टेक्निक, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक में क्या करते हैं? सीमेन आर्टिफिशियली इंसेमिनेट इंड्यूस कर दिया जाता है वजाइना में और इन यूट्रस। अब AI क्यों कराते हैं? हो सकता है कि मेल पार्टनर ना एबल हो, किसके लिए? इंसेमिनेट करने के लिए, या उसमें स्पर्म काउंट भी बहुत लो हो, एजोस्पर्मिया हो, लो काउंट ऑफ स्पर्म, एजोस्पर्मिया। ठीक है। पॉलीस्पर्मिया नॉर्मल काउंट से ज़्यादा हो, तब पहले पढ़ते थे हम लोग ये टर्म, एजोस्पर्मिया, पॉलीस्पर्मिया। ठीक है, अब नहीं है, बस जान लो कि स्पर्म काउंट कम हो या मेल पार्टनर अनेबल हो इंसेमिनेट करने के लिए, तो उसके तहत AI टेक्निक लाई गई थी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आगे पढ़ते, एक एक चीज़ पढ़ते, देखते हैं क्या है थोड़ा बहुत। IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो, इन वाइवो, इन विट्रो भी हो सकता है, इन वाइवो भी हो सकता है। अब इन वाइवो पढ़िए, वाइवो भी कहीं भी हो तो फीमेल के अंदर, यानी लिविंग कंडीशन के अंदर इन वाइवो होता है। इन विट्रो किसे कहते हैं? विट्रियस माने होता है कांच। अगर कांच के अंदर फर्टिलाइजेशन कराया, यानी लैब में कराया जा रहा है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। ET, इम्ब्रियो ट्रांसफर। इम्ब्रियो ट्रांसफर 2 प्रकार से करा सकते हैं आप, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर जिसे जिफ्ट कहते हैं, एक होता है IUI, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। अगर अप टू 8 ब्लास्टोमियर है तो आप जाइगोट को कहाँ ट्रांसफर करिए? फैलोपियन ट्यूब में। अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर है तो यूट्रस में ट्रांसफर करिए। ठीक है, ये वही चीज़ लिखा, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर भी बताया, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ये गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, अगर कोई लेडीज़ गैमीट बनाने में असक्षम है, मतलब सक्षम नहीं है, तो उसमें क्या करिए? गैमीट को निकालिए, जो हेल्दी डोनर है उससे गैमीट निकालिए और उसकी वजाइना में इंसर्ट करिए। बाकी वो सारे चीज़ों को मतलब कंसीव कर सकती हैं, यानी प्रेगनेंसी के लिए कंसीव कर सकती हैं। आगे सारी प्रॉब्लम, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं कि गैमीट बनने में प्रॉब्लम है, तो गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर थ्रू के तहत ये सही किया जा सकता है। एक होता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये ओवा है, इसमें स्पर्म को इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट कराने पे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहलाता है। AI, व्हाट इज AI? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जब आर्टिफिशियली क्या करते हैं? AI इंसेमिनेशन कराते हैं। अभी बताया था कि जब कोई मेल पार्टनर अनेबल टू इंसेमिनेट, व्हाट इज इंसेमिनेशन? द ट्रांसफर ऑफ सीमेन फ्रॉम मेल टू द वजाइना ऑफ द फीमेल इज नोन एज इंसेमिनेशन। अगर इंसेमिनेशन करने में अयोग्य है या उसका स्पर्म काउंट कम है तो उसमें क्या करते हैं? हेल्दी डोनर से स्पर्म लीजिए या हस्बैंड से स्पर्म लीजिए और उसमें आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करा दीजिए, उसे कहते हैं AI। ठीक। एक है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, या आप वेजाइना में ट्रांसफ़र करिए या यूट्रस में करिए। अगर यूट्रस में करते हैं तो उसे IUI कहते हैं। दीज आर ऑल आर्ट। किसके बारे में पढ़ा आपने? आर्ट के बारे में, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। तो ये रहा पूरा कंप्लीट चैप्टर आपका। ठीक, बस इतना ही टॉपिक था NCERT के अकॉर्डिंग, और जो भी था वो बता दिए हैं कि भाई इतनी पॉइंट ऐड कर लेना है। जैसे अभी छोटा चैप्टर था इसलिए आपको जल्दी से हो गए, 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो हम क्यों ही छोड़े भाई, छोटा चैप्टर है, मार्क्स भी अच्छे मिल रहे हैं। देखिए इसमें आपने क्या क्या बेसिकली पढ़ा? नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के बारे में पढ़ा, जिसे RCH के नाम से भी जानते हैं। कब शुरू हुआ था नेशनल प्लानिंग प्रोग्राम? आपके 1971 में, 1951 में। ठीक है, हर चीज़ याद नहीं रखते हो।
1971 में एमटीपी लीगलाइज हुआ था, ठीक। उसके बाद क्या पढ़ा था, अमीनो सिंथेसिस टेक्निक, बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर पता करने के लिए अम्नियोटिक फ्लूइड को कलेक्ट करते बच्चे से। उसके बाद आपकी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में याद रखना वर्ल्ड की पॉपुलेशन और इंडिया की पॉपुलेशन कब कब बढ़ी, 1900 का डेटा याद होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका 2000 एंड 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग अभी एक एक चीज़ बता दिए कौन कौन सी पॉपुलेशन कितनी होती है, ये भी लिखा है अंदर, ठीक है। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, इनफर्टिलिटी के बारे में, इनफर्टिलिटी, फिर आर्ट, असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें है कंट्रासेप्शन। कंट्रासेप्शन कई प्रकार के हो सकते हैं कंट्रासेप्शन, जैसे कंट्रासेप्टिव पिल्स आईयूडीज है, मेडिकेटेड है, नॉर्म आपकी नेचुरल हैं, ठीक है, सर्जिकल हैं, वैसेक्टमी, ट्यूबेक्टमी, बस टर्मिनोलॉजी हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं, मेडिकेटेड नॉन मेडिकेटेड के याद रखना है आपको, ठीक है। बस नेचुरल, बैरियर, आईयूडी, ओरल कंट्रासेप्टिव, ठीक है, इम्प्लांट्स, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक क्या होती है आपकी, वैसेक्टमी क्या होती है, ट्यूबेक्टमी मेल में कौन सा कराते हैं, फीमेल में। तो बस टर्म देखते जाना यार, हो जाएगा आराम से, बहुत नॉर्मल चैप्टर है, पढ़ लिया है, एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेना, कल इसका क्वेश्चन पेपर होगा तो उसको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो इसको यहीं एंड करते हैं, कल मिलते हैं क्वेश्चन डिस्कशन में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।